हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जानकी पूर्ति। आज के क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग नवनियतिवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म देखेंगे। जब हम मैन और इन्वायरमेंट, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध को देखते हैं तो हमें तीन तरह का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। पहला है डिटर्मिनिज्म, जिसको हम लोग नियतिवाद या निश्चयवाद कहते हैं। दूसरा है पॉसिबिलिज्म, जिसको हम लोग संभववाद कहते हैं। और तीसरा है न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसको हम लोग नवनियतिवाद कहते हैं। और जब हम इस विचारधारा को देखते हैं तो इसी विचारधारा के लिए कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद, नव पर्यावरणवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, वर्तमान निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद। तो ये सभी इसी के नाम हैं। यदि हम इसके मूल विचार को देखें तो इसकी जो मूल विचारधारा है वो कहती है, ना तो प्रकृति मनुष्य पर पूरा नियंत्रण करता है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। यानी कि जो चीज़ नियतिवाद में कही जा रही थी कि प्रकृति मनुष्य पर पूरा नियंत्रण करता है, और दूसरी चीज़ जो संभववाद में कही जा रही थी, मनुष्य प्रकृति का विजेता है, ये इन दोनों का ही इनकार करता है। और इस विचारधारा का कहना है कि दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है और मानव के विकास के लिए आवश्यक है कि मानव प्रकृति का सहयोग करे, यानी मानव को प्रकृति का सहयोग करना चाहिए। तो ये ऐसी विचारधारा का समर्थन करता है जो दोनों ओर संतुलन को बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक संशोधित विचारधारा है। जो कमियां वहाँ पर थी नियतिवाद में और संभववाद में, उन कमियों को दूर करते हुए ये एक संशोधित विचारधारा या रिवाइज्ड कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको कहा जाता है नवनियतिवाद। अगर हम इसके प्रतिपादन और समर्थकों की बात करें तो इस विचारधारा का प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के द्वारा 1922 में किया गया था। और इसके जो अन्य समर्थक है उसमें हमें जॉर्ज टैथम, कार्ल सर्वर, मार्टिन लेविथवेट, मार्टिन नाम 2 बार लिखा है, जॉर्ज सेल्यूटर, ये कुछ समर्थक हैं जिन्होंने इस विचारधारा को समर्थन दिया। हाँ, जैसे हम लोग कह रहे थे कि ये जो विचारधारा है ये संशोधित विचारधारा है और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, यानी कि ये व्यवहारिक जगत के अधिक समीप है, यानी इसे व्यवहार में अधिक देखा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे ये ज़्यादा व्यवहारिक है। और फिर हम लोग, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे ये जो विचारधारा है ये इसका विकास कैसे हुआ। इसका विकास कहने का मतलब यही है कि किस प्रकार से अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने इसके संबंध में अपने विचार दिए और इस विचारधारा का विकास होते चला गया। तो जॉर्ज टैथम, इन्होंने क्या कहा, इनका कहना था कि मानव प्रगति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति की अवहेलना ना करे। ठीक है, मानव उन्नति करे यदि, तो उसे प्रकृति की अवहेलना नहीं करना चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, उससे सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मानव क्रिया और मानव जीवन पर प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव कमोवेश मात्रा में निश्चित रूप से पड़ता है। इनका कहना था कि अगर मानव प्रकृति की अवहेलना करेगा तो ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक तत्व उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। उनका कहना है कि प्राकृतिक तत्व जो है कभी ना कभी उस पर प्रभाव डालते हैं, चाहे वो थोड़ी मात्रा में हो चाहे वो ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। और ये प्राकृतिक तत्व क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं मृदा, वनस्पति, जलवायु, उचावच, ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं। तो मानव को इन चीज़ों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव
निश्चित रूप से मनुष्य पर भी पड़ता है, ऐसा इनका कहना था। यानी कि ये दोनों चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे इस विचारधारा का जो मूल बात है वो हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, और इसीलिए इसको नवनियतिवाद या नव निश्चयवाद के रूप में भी या नव पर्यावरणवाद के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो विचारधारा है ये कहीं ना कहीं इन बातों को समर्थन करता है कि ना तो प्रकृति का ही पूरा नियंत्रण है मनुष्य पर, ना प्रकृति भी पूरा नियंत्रण नहीं करता है, ना ही ह्यूमन जो है वो पूरे तरीके से इन्वायरमेंट को नष्ट करता है। यानी कि इन दोनों के बीच सामंजस्य की बात हो रही है, इन दोनों के बीच तालमेल की बात हो रही है, उसी को नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रिफिथ टेलर ना। ग्रिफिथ टेलर जो है इसे नवनियतिवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, फिर ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी रहे थे कुछ समय, और फिर इन्होंने मुख्य रूप से इस विचारधारा को विकसित करने का काम किया, और इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया। उस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। इनका कहना था कि आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेश है ना। हम लोग यदि इधर उत्तरी ध्रुव, इधर दक्षिणी ध्रुव, अगर हम लोग इन क्षेत्रों को देखें है ना, जो बर्फ से ढके क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पर अभी भी जनसंख्या बहुत कम है। दूसरी ओर हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों को देखें, जैसे सहारा हो गया है ना, फिर अन्य जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे मरुस्थल है, उन क्षेत्रों को यदि हम देखें तो वहाँ जनसंख्या देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इन्हीं चीज़ों को बताते हुए ग्रिफिथ टेलर ने इस बात को बताया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य जो है इन जगहों पर निवास नहीं कर पा रहा है, यानी उसे प्रकृति की जो दासता है, प्रकृति का गुलाम होना पड़ रहा है। वो इन जगहों पर अभी भी जनसंख्या वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, लोग नहीं बस पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य जो है प्रकृति की गुलामी को स्वीकार कर रहा है। और फिर इस एग्जाम्पल से उन्होंने इस बात को बताया कि इसका मुख्य कारण है कि प्रकृति के नियंत्रण की प्रबलता है, और इसलिए टेलर जो है उन्होंने इस नियतिवाद को वैज्ञानिक नियतिवाद कहा, या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद कहा। उनका कहना था कि आज भी जो है जैसे हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें मिलता है डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट मिलता है, फिर हम लोग को पॉजिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट मिलता है, फिर नियो डिटर्मिनिज्म। तो संभववाद में क्या कहा जा रहा था? इसमें कहा जा रहा था कि मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर प्रभाव डाल सकता है, इस बात को कहा जा रहा था। लेकिन नियो डिटर्मिनिज्म में ग्रिफिथ टेलर क्या बोल रहे कि कहीं ना कहीं अभी भी मनुष्य जो है वो प्रकृति के नियंत्रण में है, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे तरीके से मनुष्य ने प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया है। इसलिए इन्होंने जो विचारधारा को लाया, यही इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, और इनका कहना था कि ये जो नई विचारधारा है जो प्रकृति के प्रभाव को भी मानती है और मानव के प्रभाव को भी मानती है, इसलिए उन्होंने इसे वैज्ञानिक नियतिवाद कहा, और इसे रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा। हम देखते हैं आगे इसमें उन्होंने क्या कहा। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, इन्होंने ट्रैफिक जो पुलिस है उसका एग्जाम्पल लिया और चौराहे का एग्जाम्पल लिया। इनका कहना था कि प्रकृति जो है वो चौराहे पर खड़ी पुलिस के समान है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो चौराहा होता है, इस प्रकार से चौराहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक पुलिस जो है खड़ी रहती है, और वहाँ पर लाइट दिखाए जाते हैं, जैसे कि रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। तो ये ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? वो बताती है कि वो यातायात के जो नियम होते हैं उसका पालन करने के लिए लोगों को संकेत देती है, और जब लाल बत्ती जलता है तो उसका मतलब है वो इशारा करता है
जो ट्रैफिक पुलिस होता है कि रुक जाओ, और येलो लाइट जलता है तो वो उसका मतलब यही है कि कुछ देर इंतज़ार कीजिए फिर आगे बढ़िए, और ग्रीन बत्ती का मतलब यही है कि आप इस समय आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ को कंपेयर किया, अपने इस विचारधारा में उस चीज़ को बताया, और इनका कहना था कि जिस प्रकार से एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है उसी प्रकार से प्रकृति भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के समान है। और वो क्या करती है, जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस संकेत देता है कि लाल बत्ती है मतलब रुको, तो प्रकृति भी है अपने प्रकृति भी अपनी ओर से संकेत करती है कि अभी तुम्हें रुकने की ज़रूरत है। मनुष्य को संकेत करती है, मानव को संकेत करती है, मनुष्य जाति को, कि अभी रुको, तुम्हें रुकना है। कई बार क्या होता है, मनुष्य जो है अंधाधुन दोहन करते जाता है ना, पेड़ों को काटते चला जाता है और कई सारी हानियां करते चला जाता है पर्यावरण की। तो उस समय में क्या होता है, प्रकृति संकेत देती है कि अभी तुम्हें रुक जाना है। या कई बार हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो क्या है, वो खतरा को दिखा रहा है। जैसे इस समय में यदि हम लोग देखें तो अभी का जो जलवायु का या पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ते चले जा रहा है। तो वो क्या संकेत है कि मनुष्य को रुकना चाहिए, मनुष्य को सोचना चाहिए कि क्यों इतना ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का। हम लोग सुनते होंगे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से बर्फ पिघल रहे हैं और कई सारे जो द्वीप है वे डूब जा रहे हैं, इस प्रकार की खबरें। तो ये क्या है, खतरे का संकेत है, ये रेड लाइट है। ठीक है, फिर प्रकृति के द्वारा ये भी संकेत दिया जाता है कि थोड़ी देर रुकना है, थोड़ी देर रुकना है, यानी कि हम वहाँ पर इंतज़ार करें, जैसे येलो लाइट में बताया जाता है। उसी प्रकार से कभी कभी प्रकृति ये भी संकेत कर सकती है कि अब तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ पर तुम अपने काम को कर सकते हो। तो इस प्रकार से इन्होंने जो ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा इस बात को बताने की कोशिश की। और जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस या फिर हम लोग चौराहे पर जब पहुंचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाएं बाएं देख करके और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। इससे क्या होता है, हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो उसी प्रकार से इनका कहना था कि यदि हम लोग प्रकृति की बातों को सुने, उसके संकेतों को समझें, तो हम लोग भी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमारी दुर्घटना नहीं होगी। और इनका जो विचारधारा है इसको मध्य मार्ग भी कहा जाता है। मध्य मार्ग कहने का मतलब यानी कि ए मिडिल पाथ बिटवीन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। जो डिटर्मिनिज्म में जो बात कही जा रही थी और पॉसिबिलिज्म में जो बात कही जा रही थी, उनके बीच का मार्ग को ये बताता है कि ना तो डिटर्मिनिज्म पे हमें चलना है ना ही पॉसिबिलिज्म में, लेकिन उसके बीच का रास्ता निकालना है। यानी कि हाँ, थोड़ी बहुत हम लोग प्रकृति पर भी हमारी निर्भरता है और मनुष्य भी अपनी क्षमता से प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके बीच में हमें तालमेल बैठाते हुए चलना है। और इसीलिए ये जो ट्रैफिक पुलिस का जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इसी कारण से इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। यानी जब रुकना है तब रुको और जब जाने का संकेत है तब जाओ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओके, जॉर्ज स्टैथम का हमने देख लिया है। अच्छा, जॉर्ज स्टैथम ने इसी विचारधारा को व्यवहारिक संभववाद भी कहा, क्योंकि इनका मानना था कि जैसे संभववाद में कहा गया था कि प्रकृति जो है मनुष्य के सामने अनेक योजनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य के चयन करने की स्वतंत्रता अस्वीकार होती है। जो संभववाद में कहा जा रहा था उससे उसने जोड़ करके देखा, इसलिए इन्होंने कहा कि ये व्यवहारिक संभववाद है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्य भूगोलवेता हैं जिनके अनुसार हम इस विचारधारा को देख लेते हैं और उनके योगदान को देख लेते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से अलग अलग भूगोलवेताओं ने इससे संबंधित विचार दिए हैं।
ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और किसने इसमें योगदान दिया है। मार्टिन ने भी इसमें योगदान दिया है और इसके अलावा लेविथवेट ने भी इसमें योगदान दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इनका कहना था कि इनका कहना था कि पर्यावरण ही मानव का अकेला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इस बात को जो संभववाद के समर्थक हैं वे दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि जितना भी चीज़ें मानव को प्रभावित कर रही है उसमें पर्यावरण का कौन सा स्थान है। ये नहीं कहा जा सकता कि केवल वही है, पर्यावरण ही है जो मनुष्य को पूरे तरीके से प्रभावित कर रहा है, लेकिन इसके साथ में अन्य भी चीज़ें हैं जो मनुष्य को प्रभावित कर रही है, उनका भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्ल सर्वर ने भी इसके बारे में विचार प्रस्तुत किए थे और इन्होंने क्या कहा था। इनका कहना था कि इन्होंने मनुष्य और प्रकृति के मध्य समायोजन है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट की बात की थी कि ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग नियतिवाद पर जाएं या फिर केवल हम लोग संभववाद की बात करें, लेकिन दोनों के मध्य में समायोजन होने की बात को इन्होंने बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हर्बर्टसन ने क्या कहा था। हर्बर्टसन वो भूगोलवेता हैं जो वनस्पति को प्रमुख निर्धारक मानते हुए इन्होंने क्या किया था, विश्व को कुछ प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, वनस्पति को आधार मानते हुए विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा और इन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि कोई भी जो प्राकृतिक प्रदेश होता है उसमें केवल प्राकृतिक तत्व ही समान रूप से नहीं पाए जाते, लेकिन मानवीय तत्व भी समान रूप से पाए जाते हैं। और इनका ये भी मानना था कि जो भी भौगोलिक शक्तियों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है उसको भी वो कहीं ना कहीं मानव के जीवन में दिखाई देता है। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि इन्होंने प्राकृतिक तत्वों को भी महत्व दिया और मानवीय तत्वों को भी महत्व दिया। किसी एक जगह के प्राकृतिक प्रदेश को देखें तो वहाँ ना केवल वहाँ पर प्राकृतिक तत्व यानी कि वहाँ की जलवायु समान पाई जाएगी या फिर वहाँ का जो मृदा है वो समान पाया जाएगा। इनका कहना था कि जो मानव है उस मानवीय समानताएं हैं वो भी समान रूप से मिलती है। जैसे वहाँ की जो बस्तियां हैं वो एक समान पाई जाएगी, वहाँ पर जो मनुष्य हैं उनका जो कलर है यानी हम कह सकते हैं उनके जो रंग हैं वो एक समान पाए जाएंगे, उनका जो हेयर पैटर्न है या फिर आँखों का कलर वो भी एक तरह से पाया जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने दोनों ही बातों पर जोर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश भूगोलविद फ्लूयर का क्या कहना था। इन्होंने भी मानवीय पक्ष पर जोर दिया और इन्होंने कहा कि मानव प्रदेश जलवायु और पर्वतों की सीमाओं को भी लांघ जाते हैं, यानी कि मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ पर वो जलवायु और पर्वत की सीमाओं को भी लांघ जाता है। यानी कि जिस जगह पर रहता है वहाँ पर यदि कठोर जलवायु भी हो तो भी उस सीमा को वो लांघ सकता है, उससे आगे बढ़ सकता है, वहाँ पर अपना जो क्षेत्र है उसका विस्तार कर सकता है। और किंतु इन्होंने यह भी बताया कि इन्होंने यह भी स्वीकार किया, उनका कहना था कि चाहे कितनी भी कठोर जलवायु हो, चाहे पर्वतों की सीमा हो, तब भी मनुष्य उससे आगे बढ़ सकता है, उन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार कर सकता है। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मानव प्रदेश के अध्ययन में प्राकृतिक शक्तियों की अवहेलना भी नहीं किया जा सकता। और जब भी हम लोग मानव प्रदेश का अध्ययन करें तो वहाँ पर प्राकृतिक शक्तियों का क्या प्रभाव है उसको भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते।
तो इस प्रकार से इन्होंने प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की शक्तियों के समन्वय पर बल दिया, यानी कि दोनों ही शक्ति जो है वो काम करती है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती है, इस बात को बताया। और यही नवनियतिवाद का मूल तत्व है, यानी कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन दोनों ही चीज़ों के प्रभाव को महत्व दिया जाता है। इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं ह्यूमन को प्रभावित कर रही है, ह्यूमन भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है, और इसलिए दोनों को तालमेल बना करके चलना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी आलोचना किस रूप में की जाती है। जो आलोचक हैं उनका कहना है कि नियतिवाद और संभववाद जो पहले दिए गए थे विचारधारा, दोनों ही अतिशयवादी है, यानी कि दोनों ही क्या है, एक्सट्रीम है। ठीक है, एक्सट्रीम कहने का मतलब ये कि डिटर्मिनिज्म जो है या नियतिवाद है और संभववाद दोनों ही क्या है, अपने पक्ष पर बहुत अधिक जोर दे रहा है। ये जो है प्रकृति को बहुत महान ठहरा रहा है और ये जो है मनुष्य को बहुत महान ठहरा रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें, है ना, व्यवहारिक जगत में इस चीज़ को देखें, तो हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं दोनों अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए क्या है, ये जो विचारधारा है, जो पहले की ये दोनों जो विचारधारा है, इन दोनों की सार्थकता बहुत कम हो गई है, यानी अब ये वैसा काम नहीं कर रहा है जैसे पहले था। क्योंकि पहले क्या था कि जब डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया उस समय में हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का विकास इतना नहीं हुआ था, मनुष्य के पास भी इतनी विवेक और इतनी क्षमता और इतने बुद्धि नहीं था कि वो पूरे तरीके से प्रकृति को का जो प्रभाव है उसको समाप्त कर सके। फिर जब पॉजिटिविज्म का वक्त आया तो पॉजिटिविज्म ये कहता है कि मनुष्य जो है उसके पास बुद्धि है, वो सब चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अभी हमने क्या देखा, ग्रिफिथ टेलर ने किस बात को बताया कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में, मरुस्थल में, ठंडे प्रदेश में प्रकृति का प्रभाव देखा जा रहा है। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि वास्तव में ना तो ये है और ना ही ये, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो ये आज हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, नवनियतिवाद अधिक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रकृति का प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ रहा है, मनुष्य भी प्रकृति को नियंत्रित कर रहा है, और इस प्रकार से वे दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये जो विचारधारा है ये अधिक व्यवहारिक है। ठीक है, ये पहला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सामान्य रूप से जो प्राकृतिक पर्यावरण वाले क्षेत्र है वहाँ पर यदि हम लोग देखें तो आज भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जो विकास है वो अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें कि भूमध्य रेखीय प्रदेश को यदि हम लोग देखें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर जो पूर्वी द्वीप समूह वाला क्षेत्र है और उसकी तुलना में जो अमेजन बेसिन का क्षेत्र है और जो अफ्रीका का क्षेत्र है, यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में हमें विकास कम दिखाई देता है, जबकि इस क्षेत्र में हमें विकास अधिक देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दिखाता है कि आज भी दोनों चीज़ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव ने अधिक काम किया है और उन्होंने विकास अधिक किया, और यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकृति प्रबल है। तो दोनों का समन्वय हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब हम लोग मानव और प्रकृति की अंतःक्रिया की बात करते हैं तो किसी एक को सर्वशक्तिमान मानना और दूसरे की उपेक्षा करना ना ही उचित है और ना ही व्यवहारिक है। ठीक है, आज भी हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं जो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और फिर आखेट हो गया, ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उन पर प्रकृति का प्रभाव अधिक है। लेकिन जब हम लोग उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, इन चीज़ों को देखते हैं तो मनुष्य का प्रभाव हमें अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है
कृषि जब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यदि हम लोग कृषि की बात करते हैं तो कृषि हम लोग कहाँ कर पाएंगे? जहाँ उपयुक्त भूमि होगी, समतल मैदान होगा, वहाँ पर मृदा अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है कि जो प्राकृतिक तत्व है उससे मानव प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है कि यदि हम लोग द्वितीयक गतिविधियों को देखें, जैसे कि उद्योग को देखें, तो उद्योग को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उद्योग के निर्माण के लिए मनुष्य ने पेड़ों की कटाई कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, उद्योग से जो प्रदूषित प्रदूषित हवा निकलते हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम नहीं कह सकते कि कोई भी एक पक्ष को सर्वशक्तिमान मानना और दूसरे पक्ष की उपेक्षा करना ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर प्रकृति अधिक प्रभावित कर रहा है और कुछ ऐसे एक्टिविटी है जहाँ पर मनुष्य का प्रभाव प्रकृति पर अधिक पड़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखें। ओके, यहाँ पर हम लोग देख लेते अभी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे सतत विकास जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, फिर संसाधन और पर्यावरण संरक्षण। इन सभी चीज़ों को यदि हम लोग देखें तो ये जो विचारधारा है, नवनियतिवाद का विचारधारा, ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सतत विकास में क्या कहा जाता है? सतत विकास में यही कहा जाता है कि ठीक है, आप अपने आसपास के संसाधनों का इस्तेमाल कीजिए, विकास कीजिए, लेकिन क्या है, आने वाली पीढ़ी का भी आप ध्यान रखिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम पूरे तरीके से प्रकृति को नष्ट करते चले जाएं, हमें आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद या जो ये नवनियतिवाद है, ये हमें उस प्रकार के मार्ग को दिखाता है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि संसाधन और पर्यावरणों का निरंतर दोहन हो रहा है ना, तो अभी हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है कि हम इन चीज़ों को संरक्षित करें, और इसलिए हम कब कर पाएंगे? इसे हम तभी कर पाएंगे जब हम नवनियतिवाद के रास्ते पर चलेंगे, तो इससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं, वर्तमान समय में इसका क्या रोल है या फिर क्या महत्व रह गया, उस पर यदि हम लोग मनन करें तो हमें देखने के लिए मिलता है कि मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है ये इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ये देश और काल के अनुसार इसमें असमानता पाई जाती है। यानी देश और काल के अनुसार हो सकता है किसी देश में हमें ये देखने के लिए मिले कि प्रकृति ने मानव को अधिक प्रभावित किया है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में हमें ऐसा देखने के लिए मिले, और हो सकता है भारत में हमें ये देखने के लिए मिले कि मनुष्य जो है प्रकृति से अधिक प्रभावित हो रहा है। इसीलिए देश और काल के अनुसार हो सकता है प्राचीन काल में ऐसा होता था कि प्रकृति अधिक मानव को प्रभावित करती थी, है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे जब तकनीक का विकास हुआ तो क्या हुआ कि मानव प्रकृति को अधिक प्रभावित कर रहा है या अधिक नियंत्रित कर रहा है। तो यही कहना चाह रहा है कि देश और काल के अनुसार इसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है या असमानता देखने के लिए मिलता है। इसीलिए इनका जो अंतर संबंध है जटिल है, और कभी कभी क्या होता है कि इसका अंतर संबंध इतना जटिल पाया जाता है कि ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि किसका प्रभाव कम हो रहा है और किसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा है। यानी कि मानव का प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा है या फिर प्रकृति का प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, मानव समाज को क्या करना चाहिए? प्रकृति द्वारा जो भी सीमाएं निर्धारित की गई है उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति और कौशल का प्रयोग करना चाहिए, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसी तालमेल को बैठाते हुए उसे प्रकृति से सहयोग प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जॉर्ज टैथम ने जो बुक लिखा है उसमें उन्होंने इसी भावना को बताया और कहा है कि मानव भूगोल का परम उद्देश्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं है, है ना। मानव भूगोल ये नहीं कहता है कि हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेना है या फिर उसकी अधीनता को स्वीकार करना है, लेकिन क्या करना चाहिए? प्रकृति के साथ सहयोग प्राप्त करना चाहिए। यानी कि जो
हमें तालमेल बैठा करके चलना चाहिए, सामंजस्य बैठा कर चलना चाहिए, और तभी मनुष्य का विकास हो सकता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस ये जो थर्ड यूनिट का डिबेट के अंदर जो डाइकोटोमी टॉपिक है, जिसमें हमें जब हम मानव और पर्यावरण के संबंध को देखते हैं, जो 3 विचारधाराएं हम लोग को देखने के लिए मिलता है, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट था जो आज हम लोग समझे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आप ज़रूर बताएं आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर डाइकोटोमीज भी देखेंगे। थैंक यू ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हाँ, एक और क्लास हम लोग मैं लेने की कोशिश करूँगी जिसमें हम लोग तीनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये और भी इजी हो जाएगा।